तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। ये सब देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब लॉन्ग टाइप के हैं, ये सब 4 नंबर या 5 नंबर में सब आएंगे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है ना कि जैसे किसी एक चैप्टर से लॉन्ग टाइप का या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देंगे और नहीं तो फिर वही लॉन्ग टाइप का एक न्यूमेरिकल दे देंगे, है ना। तो अब देखिए जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें करा है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना की। मतलब ये जो संधारित्र आप देख रहे हो इसकी प्लेटों पर आवेश की गणना करनी। अब यहाँ पर देखिए एक सेल लगा हुआ है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो अब देखिए यहाँ पर संधारित्र की क्या खास बात होती है कि संधारित्र की जितनी कैपेसिटी होती है ना, उतना आवेश जब संधारित्र संचित कर लेता है तो उसके बाद उस संधारित्र से होकर धारा बहना बंद हो जाता है। तो जब संधारित्र की प्लेटें पूर्ण रूप से आवेशित हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि परिपथ स्थायी अवस्था में आ गया है। किस में आ गया है? तो स्थायी अवस्था में जब भी परिपथ आ जाता है, और परिपथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बैटरी जुड़ी हुई है। देखिए धारा दो तरह की होती है, एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा भी आप पढ़ेंगे, हम लोग के घरों में जो धारा आती है ये प्रत्यावर्ती धारा है ना। मतलब इसका मान जो है 0 से एक अधिकतम मान तक जाता है, फिर अधिकतम से 0 हो जाएगा, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब इसका मान बढ़ता घटता रहता है। और दिष्ट धारा जो होती है ये केवल एक ही दिशा में नियत मान के साथ बहती है, इसका मान बढ़ता घटता नहीं है। तो इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर आपने संधारित्र डाल दिया तो वो धारा को रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आवेशित होगा निरावेशित होगा, आवेशित होगा निरावेशित, तो उससे होकर धारा बहती रहेगी। लेकिन वही अगर आपने डीसी परिपथ में अगर संधारित्र को डाल दिया तो जैसे ही संधारित्र की प्लेटें पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएंगी तो संधारित्र से होकर धारा बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये जब सेल से जब धारा निकलेगी तो ये धारा देखिए ऐसे होकर के आएगी। प्रारंभ में जब ये संधारित्र आवेशित होता रहेगा तब तक ये धारा का एक भाग इससे भी होकर जाएगा और इससे भी होकर के जाएगा। लेकिन जब ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो इसमें होकर बहने वाली धारा 0 हो जाएगी। मतलब फिर धारा जो इधर से आएगी ये ऐसे होकर के और ऐसे निकल जाएगी। देख रहे हैं। और इस केस में मान लीजिए संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना आ गया, +Q और -Q। तो इसी आवेश की गणना करनी है आपको। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि इस संधारित्र पर आवेश हम कैसे निकाल पाएंगे। अगर जैसे प्रश्न में संधारित्र की धारिता तो इसने दे दिया है, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा तो Q = CV। तो अब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा ये कैसे पता चलेगा। तो आप देखें ये संधारित्र A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, तो जो विभवांतर A और B के बीच होगा वही विभवांतर संधारित्र का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विभवांतर होता है V = IR। और भैया जब ये प्रतिरोध में धारा ही नहीं बह रही है तो फिर प्रतिरोध का विभव पतन या प्रतिरोध का विभवांतर 0 हो जाएगा। तो इसका विभवांतर 0 हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसका विभवांतर वही होगा जो A और B के बीच का है। समझ रहे हैं आप? तो अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये पता चल गया कि ये धारा इधर से आई और ऐसे होकर के ऐसे निकल गई। तो जब इस प्रतिरोध में धारा जा ही नहीं रही है तो इस प्रतिरोध का फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे परिपथ में एक केवल ये बाह्य प्रतिरोध ये है और आंतरिक प्रतिरोध, तो आपको याद ही होगा फार्मूला हम लोग के पास होता है धारा वाला, I = E/R+ होता है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे परिपथ में बहने वाली धारा I = E/R+
कैपिटल आर की जगह, तो कैपिटल आर क्या होता है, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो बाह्य परिपथ में ये प्रतिरोध काम कर ही नहीं रहा है, तो केवल यही रह गया। तो ये हो गया R2 प्लस स्मॉल r। ठीक, अब आप देखें ये और ये तीनों समांतर क्रम में, तो जो विभवांतर इसका होगा, जो विभवांतर इसका होगा वही विभवांतर इसका होगा। तो यहाँ पर देखिए VAB इक्वल टू हो जाएगा VPQ, और VPQ का मान हो गया, V इक्वल टू होता है IR। इसमें बहने वाली धारा I है और इसका प्रतिरोध R2 है, तो I इंटू, अब ये I का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये VAB हो गया आपका, I का मान आपने रखा E अपान कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r इंटू R2, तो V इक्वल टू IR। क्लियर? तो जब भाई विभवांतर अब मिल ही गया, तो इस संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, तो अतः संधारित्र पर आवेश Q इक्वल टू C इंटू VAB। C और VAB का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, E अपान R2 प्लस स्मॉल r इंटू R। ये आपका आंसर हो गया। तो संधारित्र की एक प्लेट पर इतना प्लस आवेश आ जाएगा और दूसरे वाले पर इतना ही माइनस आवेश। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि निम्न परिपथ में 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात की है ना। तो हमने आपसे बोला था कि इस तरह का जब भी परिपथ बने तो सबसे पहले, जैसे परिपथ जो है लगेगा अरे बहुत सारे संधारित्र हैं, तो पहले इसको सिंपल वे में इसका तुल्य धारिता निकालने की कोशिश करिए। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ से आते हैं तो अगर आप देखें, अगर ऐसे चलते हैं आप, तो इधर से इधर की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो देखो इस संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये, फिर जब इधर आए तो ये पहली और ये, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। यहाँ से जब आए तो यहाँ देखिए 2 भागों में बंट गए हम लोग। यहाँ पर जब आ रहे हैं तो देखो इस संधारित्र की पहली प्लेट और इस संधारित्र की पहली प्लेट यहाँ से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट यहाँ से जुड़ी है, तो ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। फिर ये दोनों, जब इन दोनों का जब तुल्य आ जाएगा तो ये और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, और फिर ये और ये हो जाएगा, और फिर सारे के सारे हो जाएंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, तो हम लोग जो है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि 1 माइक्रोफैरड वाले की तुल्य धारिता बताइए, मतलब इस पर विभवांतर बताइए। तो हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विभवांतर बताना है, तो इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। कहानी समझ में आई? तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो, ये समांतर क्रम में हो गए, तो इनका नंबरिंग कर दिया जाए। ये मान लीजिए इसको लिख दिया हमने C1, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया C3 ना। तो पहले इतने का कर लेते हैं। तो C1 और C2 समांतर क्रम में है, तो C1 व C2 समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य C4 इक्वल टू हो गया C1 प्लस, तो ये आ गया आपका 3 + 6 9 माइक्रोफैरड। क्लियर हो रहा है? और फिर ये जो हम लोग का C4 आया, C4 और C3 श्रेणी क्रम में। अतः इनका तुल्य
क्या हो जाएगा C5, तो C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4, तो C3 कितना है भाई 4 है, 4 गुणे 9 बटे 4 प्लस 9, तो 36 बटा 13 माइक्रोफैरड। तो इन सब का तुल्य आ गया। अब इसका जो है आप फाइनल एक फिगर बना दीजिए। कितने वोल्ट का विभवांतर लगाए हो भाई 6 वोल्ट। तो ये हो गया 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना आया क्या 6 और 3 ये 9 आया है, 9 माइक्रोफैरड और 4 है ना। क्या दिक्कत है 9 चौक 36। अच्छा ये अभी हम लोग छोड़ते हैं ना। हाँ तो फिर एक काम करिए ना, ये सी कहाँ तक आ गए थे हम लोग C5 तक ना, तो इसको C6 लिख लीजिए। तो ये आपका C5 और C6 समांतर क्रम। C5 और C6 समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य क्या हो जाएगा C7 इजकल टू C5 प्लस C6। प्लस 12 कितना आ जाएगा भाई 13 का 12 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा 100। 6 6 12 के 2, 6 5 11, 5 3 8 और 1, 13 से कटेगा ये, तो 192 बटा 13 माइक्रोफैरड हो गया। अब इसका जो है फिगर बनेगा 1 माइक्रोफैरड, फिर इसके बाद 2 माइक्रोफैरड और इसके बाद ये वाला। इसका नाम दे दिया C7, C8 कर लीजिए और इसको C9 कर दीजिए ना। ये 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया आपने। श्रेणी क्रम में आप जानते हो कि सब पर जो है समान आवेश होता है। तो विभवांतर पूछ रहा है सबका, तो सीधी बात है कि आप ये काम करें, अगर तुल्य धारिता निकाल करके और फिर आवेश निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा। तो तुल्य धारिता के लिए तीनों श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ की तुल्य धारिता वन बाई सी इजकल टू 1 बाई C9 प्लस 1 बाई C8 प्लस 1 बाई C7। तो 1 बाई C9 क्या है हम लोग का भाई 1 माइक्रोफैरड। C8 कितना है और C7 जो है तो 13 ऊपर चला जाएगा। क्या एलसीएम आएगा भाई यही 192 आएगा। तो 192 प्लस 2 से इसके में भाग दीजिए, 2 9 18 ना, और प्लस 13 जोड़ लीजिए कितना आता है 6 3 9 2 11, 9 1 10 और 9 19, 1 20। यही ना। तो यहाँ से देखिए C का मान कितना आ गया
192/301 माइक्रोफैरड, सी निकल गया। बस अब आप क्यू निकाल लो, तो क्यू इजकल टू हो जाएगा सी भी, सी है 192 बटे, और वी का मान 6 दूनी 12, 9 6 54 और 1 55, 5 6 कम 6 5 11, इतना माइक्रो कूलाम आ गया। अब आपको चाहिए C9 का विभवांतर, तो V9 इजकल टू हो जाएगा Q अपॉन C9। अब Q का मान हो गया आपका 1152/301, और बटे में C9 हो गया 1। ये माइक्रो कूलाम है, ये माइक्रो फैरड है, माइक्रो से माइक्रो कटा, 1152/301 वोल्ट हो जाएगा। इसको भाग दे लेंगे आप, किया जाए। समझ में आ रहा है? तो ये संधारित्र वाले चैप्टर में हम लोग हर तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट शुरू होगा वो होगा विद्युत चालन। ठीक है? नहीं बंद।